खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत पर रिहाई की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखें। हमारी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज मुंबई की भायखला जेल से गुरुवार को रिहा हो गई हैं। 3 साल से जेल में बंद सुधा भारद्वाज को बुधवार को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। सुधा भारद्वाज को 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जेल से रिहा किया गया है। सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनआईए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां से भी एनआईए को झटका लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आज 10 दिसंबर यानी मानव अधिकार दिवस है और इसकी पूर्व संध्या पर सुधा भारद्वाज की जमानत पर रिहाई एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि सुधा भारद्वाज ने मानव अधिकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो आईआईटी कानपुर की एक टॉपर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर बनाने के बजाय मानव अधिकार के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने पिछले 30 सालों तक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के तहत आदिवासी मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की जनरल सेक्रेटरी हैं। बीजेपी की राज्य सरकार ने उन्हें 2014 के अंदर हाई कोर्ट में राज्य कानूनी सेवा कमेटी का सदस्य बनाया। उन्होंने मोदी सरकार के दौरान 2016 तक ये जिम्मेदारी अदा की। जगदलपुर बस्तर के अन्याय मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुधा भारद्वाज को जांच करके रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अचानक 1 साल बाद उनको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया गया। उन पर सरकार का तख्ता उलटने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उनको उन लोगों के साथ जोड़ दिया गया जिनके पर यह आरोप लगा कि वो वो प्रधानमंत्री के साथ वही करना चाहते थे जो कि राजीव गांधी के साथ हुआ। हालांकि वो जिंदगी भर इस यूएपीए के कानून के खिलाफ संघर्ष करती रहीं। उन्होंने न जाने कितने निर्दोष लोगों को इसके चुंगल से छुड़ाया। वो बिलाखिर खुद उसी में फंसा दी गई। ये हमारी सरकार की मेहरबानी है। ये बहुत गंभीर परिस्थिति है कि समाज में अगर मानव अधिकार के रखवालों को ही जेल में डाल दिया जाए तो आम लोगों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। उनकी गिरफ्तारी का बैकग्राउंड रिपब्लिक टीवी ने एक नकली पत्र को बनाया, यानी उसने एक ऐसा पत्र अपने यहाँ दिखाया जिसे कि सुधा भारद्वाज ने कभी नहीं लिखा था। आइए सुने कि वो उस पत्र के बारे में जिसका बहाना बनाकर जिसके जरिए एक माहौल बनाकर सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। आइए सुने कि वो खुद इसके बारे में क्या कहती हैं। एक्चुअली 5 जून को जिन एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट किया गया था उसमें एक एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग जो नागपुर में करीब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दलित लॉयर हैं। बहुत अच्छी उनकी वहाँ पर इनफैक्ट उनके अरेस्ट के बाद तो वहाँ पर पूरे नागपुर बार ने रेजोल्यूशन पास करके प्रोटेस्ट किया कि ये कैसे किया गया है। सुरेंद्र गाडलिंग को अरेस्ट किया गया था। उसके संबंध में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स, जिसके सुरेंद्र गाडलिंग खुद जनरल सेक्रेटरी थे और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे प्रेसिडेंट जस्टिस सुरेश हैं, रिटायर्ड जस्टिस सुरेश जो मुंबई में रहते हैं, मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था प्रेस क्लब ऑफ दिल्ली में, और जिसमें हमने और लॉयर्स को इनवाइट किया था। हमारे साथ नित्या रामकृष्णन, रवि किरण जैन जो पीयूसीएल के प्रेसिडेंट भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट, एनडी पंचोली साहब, कई सारे लॉयर्स ऑडियंस में भी थे। हम लोगों ने उस समय बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो अरेस्ट किया गया है, इस तरीके से जो लॉयर्स को टारगेट करने की बात है, इट्स समथिंग एक्सट्रीमली डेंजरस। एंड ये एक तरीके से जो एक एक्सेस होना चाहिए मार्जिनलाइज लोगों को, वल्नरेबल लोगों को, कि उनको जस्टिस मिले, इसके ऊपर एक कुठाराघात है, हमला है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जिस सुरेंद्र गार्डलिंग की बात की गई है, जिनको बचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि वो ज़रूर कोई क्रूर नक्सलवादी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुधा भारद्वाज ने सुरेंद्र गार्डलिंग के बारे में जो कुछ बताया, आप खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए। हमने ये भी स्पष्ट किया था कि ऐसा लगता है कि उस अरेस्ट के पीछे ये बातें भी थी कि ये विशेष रूप से महाराष्ट्र बंद और 2 अप्रैल के बंद के बाद जिस तरीके से दलित जो बहुत से लोगों के ऊपर FIRs करके करीब पूरे देश भर में 3000 दलितों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे दलित लॉयर्स इनको बहुत अप्रोच कर रहे थे सुरेंद्र गडलिंग को। और सुरेंद्र गडलिंग जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए भी अपीयर होते हैं, वो बहुत सारे आदिवासियों के लिए अपीयर होते हैं। खैरलांजी और रामाबाई नगर के जो हत्याकांड हुए थे उसमें भी वो अपीयर हुए थे। कभी कभी तो हाई कोर्ट के कहने पर भी वो प्रोबोनो रेप मामले में वगैरह में अपीयर हुए। तो लगातार जो व्यक्ति एक गरीबों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में दिख रहा था, उस व्यक्ति पर इस तरीके का हमला देख करके हम सभी लॉयर्स ने उसको कंडेम किया। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सुरेंद्र गार्डलिंग जैसा वकील और मानवाधिकार का संरक्षक आज भी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। उनके बेटे को अपने पिता तक आयुर्वेदिक दवाई पहुंचाने के लिए अनेक अदालतों के चक्कर काटने पड़े और उसको इजाज़त मिली भी, तब भी जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट ने वो दवाई उनको देने से इनकार कर दिया। जब सिपाही से कहा गया कि ये जो है वो कोर्ट का फैसला है, तो सिपाही ने कहा हम किसी कोर्ट की नहीं मानते, हमारा सुपरिटेंडेंट जो कुछ कहता है हम उसी की मानते हैं, और वो हमको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इस दवाई को अंदर पहुंचाएं। सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी का दूसरा कारण कश्मीर का मामला है। ये मामला क्या है, ये भी आप खुद उन्हीं से सुनिए। लगता है कि IAPL ने हाल में एक फैक्ट फाइंडिंग की थी कश्मीर में, और जिसमें एक्चुअली वो कश्मीरी लॉयर्स की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए किया गया था। और तमाम ज़िलों में जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, मैं तो पर्सनली नहीं गई थी, पर तमाम जो ज़िला के बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने बताए थे कि कितना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए अपीयर होना, कोर्ट में केसेस लगाना, और किस प्रकार से सैंक्शन नहीं मिलता प्रोसिक्यूट करने के लिए, आफ्सपा की वजह से या PSA की वजह से। कभी कभी लॉयर्स को भी PSA का के लिए भुगतना पड़ता है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए IAPL की एक टीम गई थी, और हो सकता है कि उन्हें ये आशंका रही हो कि ये लॉयर्स ऐसा कुछ खुलासा करेंगे कि कश्मीर के लॉयर्स के बारे में। हो सकता है, दिस सीम्स टू बी ए प्लॉजिबल थिंग। कि दोस्तों, सुधा भारद्वाज किसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते बेचते सरकारी महल में नहीं पहुंची, बल्कि उनकी पैदाइश अमेरिका के अंदर हुई। उनकी शुरुआती शिक्षा बर्तानिया में कैम्ब्रिज में जो है वो हुई। उनकी माता कृष्णा भारद्वाज ने JNU में अर्थशास्त्र और प्लानिंग का डिपार्टमेंट स्थापित किया। उन्होंने IIT से ग्रेजुएशन के बाद कुछ दिनों तक दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर की भूमिका निभाई, और 1986 में गरीब आदिवासी मजदूरों के कल्याण की खातिर वो छत्तीसगढ़ चली गई और ट्रेड यूनियन के काम में अपनी ज़िंदगी लगा दी। आइए उनके जो है वो ट्रेड यूनियन का काम, यानी जो मजदूर संघर्ष उन्होंने किया, उसके बारे में भी कुछ जाने। यदि मेरे इतिहास को जानता हो तो ट्रेड यूनियन का मूवमेंट हमने किस तरीके से और कितनी मेहनत के साथ लोअर कोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कंसिलिएशन करके 25 सालों में एक आंदोलन करके 100-150 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से रेगुलर वर्कर बनाने में बिताया है। उसकी अगर कहानी कोई सुने कि सड़क पे और कोर्ट पे और किस तरीके से लड़ाई लड़के इन मजदूरों ने किया, तो मतलब ये कश्मीर लाइक सिचुएशन किसी को भी समझ में आ सकता है कि ये एक क्या बोलूँ मैं, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड ऑल्सो डेंजरस। क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, मतलब क्या जो मूवमेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो मजदूर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से परमानेंट होने के लिए 25-25 साल इतने पेशेंस से
उन्होंने गोलियां खाई, 17 मजदूर मारे गए, हमारे नेता मारे गए, शंकर गुहान योगी। वो क्या कहना चाहते हैं कि इनका इतना सब्र करने वाला जो मजदूर वर्ग है, जो एक लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्या वो कश्मीर लाइक सिचुएशन बता रहे हैं? आईआईटी से निकलने के बाद ट्रेड यूनियन का काम करते करते 1992 में भिलाई के अंदर जब पुलिस की गोली से 17 मजदूर मारे गए तो उन्हें इंसाफ दिलाने की खातिर सुधा भारद्वाज ने 1997 में वकालत की शिक्षा शुरू की और 2000 में डिग्री लेने के बाद 2015 तक उन गरीबों का मुकदमा लड़ती रही। यानी 15 साल तक उन्होंने जो है उन मजदूरों का मुकदमा लड़ा। इस दौरान वो मानव अधिकार के लिए काम करने वाली संस्थाओं जैसे PUCL और IAPL से जुड़ गई। ऐसी महान महिला को मोदी सरकार ने यलगार परिषद के बाद फूटने वाली हिंसा की आड़ में जेल भेज दिया। हालांकि जिन लोगों ने वो हिंसा भड़काई थी, एक बोटे और उनके साथी, तो वो जो है आज भी जमानत पर घूम रहे हैं। लेकिन ये कि जिनको उसके आड़ में फंसाया गया, जैसे कि दिल्ली के जो है वो दंगल की आड़ में जिन लोगों को फंसाया गया, वो जो है वो जेल में है। उनकी गिरफ्तारी के 9 महीने बाद 2019 में सुधा भारद्वाज को हार्वर्ड लॉ स्कूल ने महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। यानी एक इंटरनेशनल हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है वो उनको सम्मानित करता है, मगर हमारी सरकार को उन पर दया नहीं आती। आइए ज़रा उनकी जीवन शैली के बारे में खुद उनसे कुछ जानें। लेकिन आप मेरा जीवन देख लीजिए, मैं दिल्ली राजरा में रही हूँ, मैं भिलाई में लेबर कैंप, जो आज भी मेरा परमानेंट एड्रेस है, लेबर कैंप में रही हूँ, मेरा घर वहाँ देखा जा सकता है। उसके बाद 2007 से करीब मैं जो है बिलासपुर में रही हूँ, मेरा जीवन का रहन सहन देखा जा सकता है। आज मैं अपने स्वर्गीय माता जी के घर में रह रही हूँ, मेरा जीवन देखा जा सकता है कि कैसा जीवन है। आई एम मतलब प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। मेरा अकाउंट्स मेरे चेक किए जा सकते हैं कि भाई मेरे पास पैसा कौन सा आता है जिसमें मैं इनकम टैक्स भी पे करती हूँ। तो आई थिंक मेकिंग सच ridiculous allegations, anybody who has seen the way I live would find it difficult to believe such kind of allegations that आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपना पूरा जीवन लोक कल्याण में लगाने के बाद अब उन्हें गेस्ट लेक्चर के तौर पर बुलाया जाने लगा है, इसलिए कि उन्होंने जो है वो कानून की तालीम पूरी की है और उसका बहुत लंबा उनको जो है वो तजर्बा भी है और उम्र के इस हिस्से में उनकी थोड़ी बहुत आमदनी भी शुरू हो गई है। इस पर अर्नब जैसे लोग उन पर रुपया जमा करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। सुनिए इस आरोप के बारे में वो क्या कहती हैं। मतलब अभी 30 साल के बाद मैं पहली बार कमा रही हूँ। इसके पहले मैं जो मेरा यूनियन देता था, मैं उसी यूनियन के बलबूते पर जी रही थी और मैं झोपड़ी में भी रही हूँ और मतलब माफ़ कीजिए उस समय स्वच्छ भारत का ज़माना नहीं था, बिना शौचालय के कच्चे मकान में भी रह चुकी हूँ। तो इसी तरह से रहते हैं। ये सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनको क्यों जेल भेजा गया। इस प्रश्न का जो जवाब उन्होंने गिरफ्तारी से पहले दिया था वो भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया था कि इसका मकसद लोगों को डराना था ताकि लोग मानव अधिकार के हनन के विरोध में आवाज़ उठाने से डरें और यही सही बात है। लीजिए सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये कह सकती हूँ कि 30 साल से मैं एक एक्टिविस्ट, करीब 86 से मैं ट्रेड यूनियन के मूवमेंट में जुड़ी हूँ। मज़दूरों के लिए काम करती आई हूँ। मज़दूरों के लिए बहुत सारे केसेस मैंने हाई कोर्ट में लड़े हैं, लोअर कोर्ट्स में लड़े हैं। उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ लीगल एड सर्विसेज में मैं रही हूँ। मैं लैंड एक्विजिशन के मैटर्स, आदिवासियों के मैटर्स करती आ रही हूँ। NHRC में जाती रही हूँ। फेक एनकाउंटर्स के केसेस किए हैं, हेबियस कॉर्पस के केसेस किए हैं। अब यदि मुझे इतना आसानी से टारगेट किया जा सकता है तो जाहिर है कोई भी वकील डरेगा इस प्रकार के केसेस लेने के लिए या इस प्रकार के काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक शायद सरकार ऐसा कुछ संदेश देना चाहती है कि आप लोग चुप रहिए, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात मत बोलिए। सरकार की इस प्रयास का एक और कारण भी सुधा जी ने बताया और वो भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी पहले जो लोग
समुदाय विशेष के विरोध घृणा पैदा करके अपनी राजनीति चमकाते थे, अब वो अपने हर विरोधक के खिलाफ नफरत पैदा करने में लगे हुए हैं और उनमें सुधा भारद्वाज को भी जो है वो शामिल कर लिया गया है। सुधा भारद्वाज ने इस बारे में जो बात बताई वो भी आप सुन लीजिए। करूँगी क्योंकि इससे और जिस तरीके से इवन ऑलरेडी मेरे नाम पे ट्वीट्स आने लगे हैं, ये एक प्रयास है मेरे रेपुटेशन को, मेरे संगठन के रेपुटेशन को, मेरे साथ जो साथी काम करते हैं उनके रेपुटेशन को हार्म करने की एक कोशिश की गई है, हमें पर्सनल इंजरी करने की कोशिश की गई है और एक मेरे प्रति एक नफरत पैदा करने की एक कोशिश की गई है, जिसको मुझे लगता है कि जो मतलब बहुत ही अक्षम। हाँ तो दोस्तों, खुशी की बात है कि सुधा भारद्वाज को जमानत मिल गई, लेकिन ये सरकार की एक गलती के कारण टेक्निकल जमानत मिली है। हम आशा करते हैं कि जब इस केस का फैसला आएगा तो उन्हें निर्दोष माना जाएगा और उनको परेशान करने वाले अधिकारियों और उनके राजनीतिक आकाओं को भी सजा मिलेगी। साथ ही दूसरे आरोपियों को भी जल्द ही रिहाई मिलेगी और ये अत्याचार का चक्र समाप्त होगा। ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।